Hello everyone, I am Karan Kumar, Public Relations Officer at Sindh Educational Organization, and I welcome you all in today's session. As you know, SEO used to bring sessions on different topics, whether these are educational opportunities, career counseling, health, motivation, and much more. Today we have our guest, Ms. Wajia Zamir. She would be guiding you on wisdom in the digital age. She is an UAE based educationist, consultant, and content creator. She has been worked with many NGOs and working for the progress of education in different fields. She is also working in USA and Canada with some of the educational institutions. She would be guiding you more on the topic today. It's over to you, Miss Wajia. आपको क्या लगता है कि मैंने क्यों फिलॉसफीज के ऊपर और विजडम के ऊपर वो भी आज के मॉडर्न एरा में बात करने का सोचा? I think because जो modern challenges हैं, some challenges are similar to the ancient times and some are different from that. But जो हमारी ancient philosophies हैं वो experience के साथ बनाई गई हैं. ऐसे नहीं है. Different philosophers आए, उन्होंने different philosophies बनाई, वो experience पे based थी. तो अभी भी हमारे काम आ सकता है. अच्छा, अली बख्श जो है प्रेसिडेंट एससीओ, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड एंशिएंट विजडम? आई थिंक विजडम हैज डेप्रिशिएटेड, मतलब बाय डेप्रिसिएशन आई मीन कि विजडम जो है वो कहीं ना कहीं खोखली हो गई है। ठीक है, विजडम में डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन हम अब इन चीजों की बातें बहुत कम करते हैं। पहले के जमाने में फिलोसफिकल थॉट को और समझ को और विजडम को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती थी। ठीक है, आज की तो जो दुनिया है, जितना वो टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस कर रही है, डिजिटली प्रोग्रेस कर रही है, उतना ही हम वैल्यू सिस्टम में डेप्रिसिएशन देख रहे हैं और विजडम में साइमल्टेनियसली विजडम में डेप्रिसिएशन देख रहे हैं। अगर कोई स्कूल में काम करता हो तो शायद और पिछले एक डेकेड से काम कर रहा हो, जैसे मैं काम कर रही हूँ, मुझे एक डेकेड से ज्यादा हो गया है। डेकेड 10 साल होता है। ठीक है, 10 साल से ज्यादा हो गया स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में काम करते हुए, वो भी पाकिस्तान एंड यूएई दोनों में मैंने काम किया है। तो मैं 10 साल पहले के बच्चों में और आज के बच्चों में एक मेजर डिफरेंस देखती हूँ, और ये ग्रेजुअल विद डिजिटल एडवांसमेंट वैल्यू सिस्टम्स डेप्रिशिएट कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं। ठीक है, आई थिंक हम मूव ऑन करते हैं और एक छोटा सा मैं आपको क्लिप दिखाना चाहती हूँ, द मीनिंग ऑफ लाइफ। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज एवरीवन वेक अप। आई नो इट्स लेट एट नाइट, लेकिन आई वुड रियली लाइक यू टू वेक अप। एरा, या आई मीन बाय एरा, ट्रू। Okay, so this was the chunk of the video that I wanted everyone to watch, and I want to know, why do you think I selected this part of this rap song, which is like actually आजकल मुझे पर्सनली रैप बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इसमें जो कुछ लिरिक्स थी उन लाइक वो मेरे इस सेशन से बहुत रिलेट कर रही थी। तो आपको क्या लगा, कोई कंक्लूड कर सकता है इस चंक ऑफ वीडियो को जो मैंने प्ले किया थी? आप यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन लाइक देन करण कैन अनम्यूट यू। हेलो। हेलो उस्मा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैम एक्चुअली जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो ये था कि हम जो है ना विजडम और डिजिटल एरिया को क्यों साथ मिला रहे हैं। बेसिकली जो फिलॉसफी होती है वो एक नजरिया होती है, जाविया होती है चीजों को देखने के लिए। अब नजरिए और जाविया बदलते रहते हैं, लेकिन वो होते जरूर है, इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। इसकी वजह से अब आपने कहा कि आपने क्यों सेलेक्ट किया रैप, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस एरा में अब रैप बहुत ज्यादा चल रहा है, हिप हॉप का दौर चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। तो आपने तभी सेलेक्ट किया क्योंकि हमारा जो माइंड है इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर यहाँ आप अगर क्लासिक कोई वीडियो सिलेक्ट करती हैं, जैसे क्लासिक म्यूजिक होता है, तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो बोर हो जाते हैं, इस चीज को सुनते नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेते। इसमें एक रिदम है, एक पोइट्री है, और इसमें जो एक अट्रैक्शन है, बेसिकली कह सकते हैं कि जो हमारी जनरेशन है जिस चीज को अट्रैक्टिव मानती है, ये चीज है वो, इसीलिए आपने ये जो है ना वीडियो सेलेक्ट की है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि इस रैप में जो सवाल थे वो आज के टाइम से कितने रेलेवेंट है, या इसमें इस रैप में जो दिखाने की कोशिश की है
बाय द वे उस्मा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स. आपका रिस्पॉन्स बहुत बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था और बहुत अच्छा था. कोई मुझे बता सकता है या आंसर दे सकता है कि क्यों मैंने इस रैप के, मतलब इस रैप के लिरिक्स में क्या ऐसी बात है जो हम आज के जमाने से रिलेट कर सकते हैं उसको? ऐसे क्या मैम सवाल हैं जो ये पूछ रहा है थ्रू दिस सॉन्ग? मैम as per my opinion, I think the challenges that highlighted in this video are very similar in today's age, like drugs and other sort of challenges that they highlighted are actually in today's modern era as well. So that's why I think it's relatable. एग्जैक्टली. इन दिस स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द वीडियो जो मैंने आपको इस वक्त दिखाने की कोशिश की, उसमें एक्चुअली इसने सवाल पूछा कि क्या मैं ऐसी जिंदगी गुजार के मर जाऊं जो मतलब सिर्फ पैसे के पीछे भागने के लिए हो, जिसमें मैं अगर मुझे डिप्रेशन हो रहा हो तो मेरी बात सुनने वाला कोई ना हो, एंड सो मेनी मोर क्वेश्चंस दैट ही रेज्ड. राइट, सो करण हैड अ वेरी गुड आंसर टू दैट. अब चलते हैं, एक और क्लिप देखेंगे हम और उसको हम रिलेट करेंगे हम आज कैसे हैं, और मॉडर्न हम उस क्लिप का कैसे रिलेट करता है. Plato introduces this passage. प्लेटो को कौन कौन जानता है? प्लेटो जो फिलोसोफर था उसको कौन कौन जानता है? अच्छा जी अली. तो प्लेटो ने इस एलेगरी ऑफ द केव में क्या कहने की कोशिश की है? मैं सिर्फ उसको जानता हूँ, मुझे ये पता नहीं कि उसने क्या कहा. अच्छा, इस वीडियो में प्लेटो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि तीन लोग जो होते हैं वो एक गार के अंदर बंद हैं और उनके सामने आग जला दी गई है, और जैसे जैसे लोग गार की एंट्रेंस से गुजरते हैं तो शैडोज बनते जाते हैं. अब उन तीन लोगों की जो पूरी दुनिया है वो शैडोज हैं, वो उन शैडोज को ही सिर्फ रिकग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, और वो बाकी किसी चीज को नहीं पहचानते. उनमें से एक इंसान जो है वो किसी तरह से छूट के बाहर चला जाता है और वो पूरी दुनिया को देखता है और वो एडजस्ट करता है दुनिया से, उसको नई नई चीजें नजर आती हैं. आज की दुनिया में गार क्या है? अगर कोई जवाब देना चाहे तो प्लीज जरूर दें कि आज की दुनिया में आप लोगों का या हमारा केव या गार क्या चीज है जिसमें हम बंद हो चुके हैं. हम किस चीज के पीछे सबसे ज्यादा भागते हैं, या क्या चीज है जो हमको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है? सर, कंफर्ट जोन एंड मनी. यस. एक और एक बड़ा आर्टिफिशियल किस्म का एक जंग चल रही है आजकल. मनी इज समथिंग दैट वी रन आफ्टर, लेकिन हम किस केव में बंद है, किस चीज के केव में बंद है, विच इज वेरी आर्टिफिशियल, जो बहुत ही आर्टिफिशियल किस्म की है. कैन आई से कि अगर मैं ये कहूं कि हम सोशल मीडिया के उरूज पहुंचिए सही जगह पे, सोशल मीडिया. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. मैम, जैसा कि आजकल का जो दौर है इसमें यंग जनरेशन, यहाँ तक के बच्चे भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हैं. हमारे यहाँ जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं. मतलब मैं अगर ये कहूँ कि होती नहीं है तो ये भी सही रहेगा. तो मेरी नज़र में जो हम सोशल मीडिया में बाउंड हो गए हैं, मतलब सोशल मीडिया से बाहर की दुनिया में पता ही नहीं है. उरूज ने जो जवाब दिया है ना, जो आंसर दिया है, वो बिल्कुल एक्यूरेट दिया है. एलेगरी ऑफ द केव का जो पूरा कॉन्सेप्ट इस वक्त आप जहां पे एक्चुअली उसको होते हुए देख सकते हैं ना आज की दुनिया में, वो है सोशल मीडिया की जो एक वॉर है. मुझे कितने लाइक्स मिलेंगे, मुझे कितने कमेंट्स मिलेंगे. आजकल को एक वर्ड नया आया है, किड्स फ्लुएंसर. एक इन्फ्लुएंसर होता है जो अडल्ट होते हैं, जो आप लोगों की एज के होते हैं, और एक बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके अम्मा अब्बा उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स चला रहे होते हैं और वो उससे पैसे कमा रहे हैं अपने बच्चों को एक्सप्लॉइट करके इन अ वे. तो आप एक लाइक, आई वोंट से इट फॉर एवरीवन, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो एक आर्टिफिशियल शो ऑफ रेस में लग गई है और वो दुनिया को सिर्फ एक फेस अपना दिखाना चाहते हैं कि लाइफ परफेक्ट है. अगर आप मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम देखेंगे ना, या मेरा पर्सनल फेसबुक तो मैंने छोड़ ही दिया है वैसे, सच्ची बात है. अगर मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम देखेंगे आपको मेरे बेटे की तस्वीरें, मेरा बेबी जो है उसकी तस्वीरें नहीं नजर आएंगी,
मेरी पर्सनल लाइफ की कोई तस्वीरें नहीं नजर आएंगी, बिकॉज आई हैव जस्ट सिंपली स्टॉप डूइंग इट। क्यों? क्योंकि मुझे उस केव में से, उस गार में से बाहर आना था, because I realized कि how toxic it was. So one of the things that I think ancient philosophy actually tackled, और जो हम को relate कर सकते हैं आज की दुनिया में, वो है being stuck in the world of social media. Should I go on? अच्छा जी, सोक्रेटिस का सबको पता है, सुकरात का कि पॉइजन पी लिया था, और जब एथेनियन गवर्नमेंट ने उसके आइडियाज को अप्रूव नहीं किया, उसके स्टाइल को अप्रूव नहीं किया। आपको क्या लगता है, सोक्रेट्स ने या सुकरात ने ये ईगो में किया कि अपनी जान ले ली क्योंकि उसकी बात ओपोज करी थी गवर्नमेंट, या ये सेल्फ रिस्पेक्ट थी? मुझे आप लोगों का आइडिया सुनने का इस वक्त बहुत लाइक I'm very eager to hear. Yes, Sayyeda Ariba Batul. Okay, how about there was someone else who actually said ego. I would like to hear that their opinion. It was Legal Eagles Academy. Okay, you can respond in the message. So message like them. Why do you think that? Why do you think it was ego? If someone is saying ego, क्यों ego क्यों था? Uzma thinks it was self-respect. आई थिंक वो चाहता था कि सिर्फ उसकी ही बात मानी जाए। दैट आई कैन अग्री विद। करण, अगर आप साजिदा को अनम्यूट करें, शी सेज सेल्फ रिस्पेक्ट, तो हम उनका भी ओपिनियन सुन लें जरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे लगता है, जितना मैंने उनको पढ़ा है तो उससे रिलेटेड मुझे लगता है कि उन्होंने ये सेल्फ रिस्पेक्ट से किया होगा, क्योंकि ही द मैन, वो हर चीज के लिए रीजनिंग मांगते थे, हर चीज के लिए रीजनिंग देते थे। इनफैक्ट वो सवाल ही इस तरह से करते थे कि अगला बंदा उस चीज पे सोचे, अपने पर्सपेक्टिव पे सोचे, उन चीजों के बारे में सोचे। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये ईगो से रिलेटेड किया होगा। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, परफेक्ट। अच्छा, जहां तक हम सुकरात को स्टडी करते हैं, एक लाइक सिर्फ बुक्स के थ्रू, ठीक है, एक जनरल पर्सपेक्टिव में जो उनका प्लेटो और एरिस्टोटल ने बनाया है, तो हमें ये पता चलता है कि वो बड़े राइटियस इंसान थे और वो सेल्फ रिस्पेक्ट में करते थे जो भी किया उन्होंने, ठीक है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि बहुत सारे लोग सुकरात की एग्जिस्टेंस को भी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि सुकरात ने खुद कुछ भी नहीं लिखा। जो आया, जो भी कहावत आई या जो भी चीज आई कि उन्होंने लिखी है, वो उनके स्टूडेंट्स के थ्रू आई, उनके स्टूडेंट प्लेटो के थ्रू आई। तो हम उनकी इस चीज को, एक्चुअली जो डिसीजन मेकिंग है उनकी, उसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो ईगो थी या सेल्फ रिस्पेक्ट थी। तो एट दिस पॉइंट हम मे भी बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लेते हो कि हम अपनी तरफ से सोचते हैं ओ ये सेल्फ रिस्पेक्ट में, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं ईगो भी शामिल होता है। तो हमें अपने आप को क्वेश्चन करना पड़ेगा डिसीजंस लेते हुए कि हम कर क्या रहे हैं, हमें सोचना पड़ेगा बहुत सारे तरीकों से। अच्छा, मैं आई एम मूविंग अहेड, लेकिन मैं एक चीज स्किप कर रही हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, एंड आई वांट, बिकॉज द नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक छोटा सा वीडियो मैस्लो की हायरार्की का देखेंगे। मैस्लो को कौन कौन जानता है? अब्राहम मैस्लो ने, जिसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी दी थी। करण जानते? करण, वीडियो प्ले करने के बजाय उसामा भी जानते हैं, बल्कि उसामा को अनम्यूट करें। उसामा, अगर आप हमें बता सकेंगे मैस्लो क्या कहता है, जल्दी से बता दें। ओके करण, यू टेल अस व्हाट वाज मैस्लोस थ्योरी। मैम कंप्लीटली तो याद नहीं है, वो भी मैं पढ़ा था, बट उसमें ये था कि कुछ उसने बताई थी नीड, सेल्फ एस्टीम वगैरह, सेल्फ रेस्पेक्ट जो थी उसकी थी 5 नीड्स थी शायद। 5 नीड्स थी, और 5 नीड्स जो हैं वो, हाँ, खालिद जफर says he basically talks about the needs of an average human being। और जब ये एवरेज ये नीड्स जो हैं वो पूरी हो जाती हैं, एस्टीम नीड्स, तो इंसान ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। और फॉर सपोज आपको रोटी, कपड़ा और मकान मिल गया, मुझे पता है बहुत सारे लोग रोटी, कपड़ा एंड मकान से
जब आपको वो मिल गया तो आप पढ़ाई की तरफ फोकस कर सकते हैं। जब आपने पढ़ लिया तो आप अच्छी जॉब ले सकते हैं। जब आप अच्छी जॉब ले सकते हैं तो आप बड़े घर में शिफ्ट हो सकते हैं, आप बड़ी गाड़ी ले सकते हैं। जब आप आहिस्ता आहिस्ता करके आप एक लेवल पे पहुंचते हैं जिसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, यस, लव, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड एस्टीम। एस्टीम, जब इंसान की जरूरियात पूरी हो जाती है तो वो एक्चुअलाइज करता है। ठीक है, अब ये एक्चुअलाइजेशन क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अल्लामा इकबाल ने सिखाई हमको खुदी से। खुदी का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता तो आप ये समझ लें कि अल्लामा इकबाल ने बेसिकली इंसान को ये समझाया है कि तुम्हारे अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं, तुम्हारे अंदर जो सलाहियतें हैं, वो तुमको ढूंढने की जरूरत है, उनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। ठीक है, और यही चीज मैस्लो ने अल्लामा इकबाल के काफी टाइम बाद बोली थी। नाउ लेट्स लिसन टू दिस बिट ऑफ शायरी। Definitely, Mubashir, the basis of Iqbal's doctrine of Khudi is a strong faith in the evolution of man. Exactly. मैस्लो जब कहता है कि इंसान सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकता है, वो चीज अल्लामा इकबाल ने हमको समझाई है। अगर हम अपने चारों तरफ इस वक्त देखें तो हम एक तरह के रट में फंस चुके हैं। हमें लगता है कि सोशल मीडिया के लाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें लगता है कि अगर मैं डिजाइनर बैग खरीद लूं तो मेरी जिंदगी का मकसद, मतलब डिजाइनर कपड़े, डिजाइनर बैग खरीद लूं तो मेरी जिंदगी का मकसद सफल हो गया। हमें लगता है कि मैं इंजीनियर बन जाता हूँ, मुझे डिग्री मिल जाएगी, जिंदगी डन है, मतलब ओके है, सब सुपर हिट है। मैं आज एक नेटफ्लिक्स पे इंडियन एक शो था वो देख रही थी, कोटा फैक्ट्री। इट वाज अबाउट कि किस तरह से वहां के बच्चे एजुकेशन लेने के लिए पागल हो रहे होते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। क्या हमने अपनी लाइफ को सिर्फ मटेरियल्स के ऊपर मतलब बेस कर दिया है? मेरा आज का पूरा सिर्फ मकसद इस टॉपिक को लेकर चलने का ये था, और जितनी सिंपली मैं समझा सकती थी समझाऊं। तो पुराने जमाने में जो लोगों ने बातें कही हैं हमको, जो हमें प्लेटो ने समझाया, जो हमें सुकरात ने समझाया सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, पॉइजन पीकर, अ, जो हमें मैस्लो ने बताया कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक चीज होती है, वो सबसे खूबसूरती से नंबर वन एक तो अल्लामा इकबाल ने खुद ही के कॉन्सेप्ट में वो की है। या आई अग्री करण, कोटा फैक्ट्री इज अ वेरी गुड शो एंड एवरीवन शुड वॉच इट, आई एम रिकमेंडिंग इट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग बैक, हमको तो अल्लामा इकबाल ने सिंपल ये कहा कि इवॉल्व करो, रुक ना जाओ। तो क्या हम आज भी एक केव के अंदर बंद हैं जैसे प्लेटो ने बोला था? क्या हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की बातें करते हैं, हम क्रिटिकल थिंकिंग की बातें करते हैं, लेकिन क्या हम ये एक्चुअली कर रहे हैं? हम में से कितने लोग आउट ऑफ द बॉक्स आ गए हैं? क्या निशानी होती है आउट ऑफ द बॉक्स हो गए हो, आप गार में से बाहर आ गए हो, आपने अपनी जंजीरें तोड़ दी हैं? क्या निशानी होगी उसकी? कोई शेयर कर सकता है मुझसे कोई ऐसा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का, जब आपने कुछ डिफरेंट किया हो? when you exactly, सैयदा अरीबा has actually identified it कि जब आप सोचना छोड़ देना कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या कहेगा, तुम्हारी फुप्पो क्या कहेंगी, तुम्हारी चाची क्या कहेंगी, तुम्हारी नानी क्या कहेंगी, जब आप उससे बाहर आ जाएंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। मुझे याद है मैं पाकिस्तान में थी और आई एम फ्रॉम कराची। कराची में मैंने अपना एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला था और लोगों ने आई वर्क विद अ पार्टनर, लोगों ने हम लोगों के बारे में बहुत बहुत सारी नेगेटिव बातें कही थी उस जमाने में, उस टाइम पे। लेकिन शायद वो इसलिए कही नहीं क्योंकि हम कुछ डिफरेंट काम कर रहे थे, और कभी भी हमने उन लोगों की बातों को सुना नहीं या अपना स्टैंडर्ड नहीं लोअर किया, अपने स्टैंडर्ड को नीचे नहीं किया। क्योंकि मेरा मेरा
एक विजन था, हमारा एक विजन था, मेरा आज भी मेरे लिए एक विजन है। बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं जो मेरी अपनी फैमिली शायद कभी कभी मेरे विजन को समझ नहीं पाती है, लेकिन दैट इज फाइन। अगर आपकी फैमिली आपके विजन को नहीं समझ पा रही, लेकिन आपको पता है कि यू कैन डू इट, आप उस मुश्किल रास्ते पे चल के अकम्प्लिश कर सकते हैं वो चीज, तो करें, क्योंकि आपको उस केव में से बाहर आना है। आपकी एवोल्यूशन, आपकी आने वाली नस्लों की एवोल्यूशन और पाकिस्तान की एवोल्यूशन तभी होगी जब हम खुद ही अपनी अपनी खुद ही को समझेंगे। सबसे बड़ा रोग, करण, हाँ एग्जैक्टली, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उसको आप भूल जाओ, आप जस्ट फॉरगेट के लोग क्या कहेंगे। ओके, नाउ दैट इज समथिंग दैट आई वांटेड यू ऑल टू थिंक अबाउट। आज का सेशन छोटा सा सिर्फ सोचने के लिए था। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम इन बातों को आगे लेके जाएंगे, हम एक नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे। तो किसी को कोई कमेंट्स देने हो तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। यस उस्मा प्लीज, करण कैन यू अनम्यूट उस्मा? मैम एक्चुअली क्वेश्चन कुछ ये है कि हम सुनते आए हैं कि इकबाल फिलोसफर है, लेकिन जितना मैंने उन्हें पढ़ा है तो वो एक शायर हैं, फिलोसफर नहीं है। उनकी जो जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं पुराने फिलोसफर से रिलेट करती हैं, बस उन्होंने थोड़ा क्या कहते हैं सजा के आगे पेश कर दिया, उर्दू जुबान में पेश कर दिया, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है इस चीज में। Actually, एंड उस्मा, इंसान दो चीजें एक वक्त हो सकता है, बैक वक्त आप दो चीजें हो सकते हैं। मैं एक टीचर हूं और मैं एक माँ भी हूं, है ना? तो मेरा जो टीचर वाला इन्फ्लुएंस है वो मेरी मदरहुड पे बहुत क्लियरली नजर आता है अभी से। माई सन इज जस्ट 3 months ओल्ड, लेकिन 3 महीने का है वो, लेकिन मैं क्योंकि टीचर हूं तो मैं उसको अभी से बोलना सिखा रही हूँ, ठीक है ना? अल्लाह शायर थे, लेकिन उनके अंदर फिलॉसफी के जरासीम मौजूद थे, तो वो चीज उनकी शायरी में रिफ्लेक्ट की। और क्योंकि वो क्रिटिकली सोचते थे और रिफ्लेक्टिव थिंकर थे शायद, तो वो उनकी शायरी में बहुत विजिबली नुमाया होती है वो चीज। थैंक यू मैम अरीबा। मैम सेकंड क्वेश्चन जो मैं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा तजस्सुस में रहती हूँ कि जब इकबाल की हम शुरू में पढ़ते हैं जिंदगी, तो वो कहते हैं कि वो एक नेशनलिस्ट थे, वो हिंदुस्तान को कभी अलग करना ही नहीं चाहते थे। उन्हें एक गीत गाया जाता है जो हिंदुस्तान में अभी गानों की शक्ल में कौमी गीत कहलाया जाता है, वो भी इकबाल ने ही लिखा था। लेकिन फिर जब इकबाल ऐसा अचानक उनकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ आया, क्योंकि हमें जो है ना लिटरेचर में वो कहीं मिलता ही नहीं है, पाक स्टडी में कहीं भी देख लो वो मोड़ मिलता ही नहीं है कि ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने जो है ना अचानक से हर चीज चेंज कर दी। इंसान की हेलो जिंदगी मैम, में हेलो। जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा मोड़ आए जो बड़ा विजिबल हो, कभी कभी कोई छोटी सी चीज ट्रिगर कर जाती है जो अपनी पूरी सोच को बदल देती है। जी अहमद, आई थिंक अहमद हैड अ क्वेश्चन, उनका हाथ रेज्ड था। अच्छा, मैं इन द मीनवाइल उस्मा के क्वेश्चन को आंसर को कंटिन्यू करती हूँ कि जरूरी नहीं है कि हमारी लाइफ में कोई बड़ा विजिबल रोल आए, ठीक है? मतलब कोई बड़ा विजिबल कोई इवेंट हो जिसकी वजह से हमारी पूरी सोच तब्दील हो जाए। कभी कभी कोई छोटी सी चीज होती है जो आपको ट्रिगर कर देती है। प्रोबेबली अल्लामा इकबाल ऑब्जर्व्ड बिहेवियर्स, ठीक है, उन्होंने बिहेवियर्स ऑब्जर्व किए उस जमाने के, एंड देन ही डिसाइडेड कि इट्स टाइम फॉर अ सेपरेट कंट्री। डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस? प्लीज गाइस, जिनको भी क्वेश्चंस दें वो या चैट बॉक्स में लिख दें या हैंड रेस कर दें तो मैं अनम्यूट कर दूं। यस अहमद मुराद, you can unmute yourself and ask the question. हाय मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि अनबॉक्स आउट ऑफ अनबॉक्स सोचें, ठीक है? तो हम तो बेसिकली ना बिलोंग करते हैं विलेज से, ठीक है? तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बेसिकली वहाँ पे बहुत ज़्यादा यही केसेस होते हैं कि थोड़ा बहुत ये आगे की चीज़ मॉडर्न दौर की या किसी भी लेवल की जो बंदा आगे क्या करता है कि आगे निकलना चाहता है, तो क्या कहते हैं कि गाँव के लोग या ऐसे वैसे लोग जो होते हैं ना, तो उसे क्या करते हैं कि यार ये देखो ये ऐसा वैसा क्या करते हैं, ऐसे बस टीज करने लगते हैं। तो आप थोड़ी सजेस्ट करने लगती है कि हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में?
अहमद, सबसे पहली बात है तो लोगों की बातों को ना सुनना छोड़ दें आप। कोई क्या कहते हैं, कोई जरूरत नहीं दूसरों की बातों को सुनने की। दूसरा, आपका पावर जो है ना, क्योंकि आप यंगस्टर हो, जिस चीज को मैं दूसरों को मना कर रही हूँ ना, मतलब या मना नहीं कर रही, मैं बेसिकली कह रही हूँ कि हमें कंट्रोल करना चाहिए अपनी सोशल मीडिया की हैबिट को। आप ना उसी टूल को इस्तेमाल कर सकते हो अपने गांव में और अपने लोगों में तब्दीली लाने के लिए। अम, क्या कहते हैं कि आप क्या कर सकते हो, कि आप सोशल मीडिया के थ्रू आप एक अकाउंट बनाओ, मतलब ऐसे करके विलेज लाइफ या कुछ भी, और आप अपने गांव की डेली लाइफ को जो है ना रिकॉर्ड करना शुरू करो। उसके छोटे छोटे वीडियोस जो एक्चुअल खेती बाड़ी होती है, जो गाय बकरों के साथ का इंटरेक्शन सिंपल लोगों का होता है, उसको रिकॉर्ड करना शुरू करो, उनसे बातें करना शुरू करो। ठीक है, कोई भी जबान हो, सिंधी, पंजाबी, पश्तो, उर्दू, कोई भी जबान आपके लोगों की, आप उसी में करना शुरू करो। उसको आप नीचे कैप्शंस डाल के, ताकि और लोगों तक पहुंचे, पर आप रील्स के फॉर्म में, शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में अपलोड करना शुरू करो। एंड देखना ग्रेजुअली जैसे जैसे एक्सपोजर मिलेगा गांव को, वैसे वैसे तब्दीली आना शुरू होगी। ठीक है, तो जो हर चीज के ना दो पहलू होते हैं। अगर सोशल मीडिया की नेगेटिविटी है तो सोशल मीडिया में पॉजिटिव पावर भी है। आपका काम है कि आप समझो कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। अच्छा, मैम चैट बॉक्स में मरियम ने जी क्वेश्चन पूछा है। मैम, जैसे बच्चा आजकल बहुत यूज करते हैं मोबाइल, उसके लिए कुछ रिकमेंड करें। अच्छा, एक तो मोबाइल जो है और स्पेशली स्क्रीन टाइम जो है ना, बच्चों के लिए बहुत बहुत डेंजरस है, क्योंकि बच्चों के अंदर अग्रेशन, गुस्सा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि पुराने जमाने में जब मैं छोटी थी, सेसमी स्ट्रीट आता था, और वो लंबा लंबा कार्टून होते थे, या जो जितने ड्रामे, जितने शोज होते थे, वो लंबे लंबे होते थे। उनकी टाइमिंग जूम इन जूम आउट की बहुत एक्सटेंडेड होती थी। ठीक है, आजकल जल्दी जल्दी जो है कंटेंट मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर डोपामीन जो एक हार्मोन होता है, वो बहुत ज्यादा रिलीज होता है। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता, अगर वो 5 घंटे मोबाइल यूज कर रहा है तो आप उसको कहो ठीक है, 4 घंटे मोबाइल यूज करो, 1 घंटा बाहर जाके खेलना है। या आप उसको इंट्रोड्यूस करें, चलो आओ फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, एक्चुअल फुटबॉल खेलते हैं, मोबाइल पे नहीं। यू विल ग्रेजुअली सी, अभी आप आहिस्ता आहिस्ता नोटिस करोगे कि किस तरह से वो मोबाइल या स्क्रीन के तरफ से उसका रुझान कम होता है, और एक्चुअल जो पुराने जमाने के गेम्स थे, जैसे साइकिलिंग करना, बास्केटबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना गली के अंदर, वो वापस उस तरह की एक्टिविटीज में आता है। वेबसाइट स्टडी के लिए कुछ ऐसी, मुझे पता नहीं कि आप स्टडी क्या कर रहे हैं अहमद, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं एक्चुअली। सो मैम आई थिंक वो फिलोसफी वगैरह से रिलेटेड पूछ रही हैं। फिलोसफी से यूट्यूब का एक चैनल है, मुझे अभी वो याद नहीं है वो चैनल कौन सा है, लेकिन वो मुझको बहुत पसंद है। यूट्यूब का चैनल, बड़ी सिंपल सिंपल सी वीडियोस वो बनाते हैं। और फिलॉसफी मैंने खुद, मतलब मेरा बहुत ही पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि दिमाग खुल जाता है फिलॉसफी पढ़ने के बाद। मैं याद करके ना शेयर कर दूंगी, तो आगे आपको शेयर कर दिया जाएगा वो चैनल का नाम। चलें जी करण, व्हाट डू यू से, कोई लास्ट कमेंट्स, या आप सेशन कंक्लूड करना चाहेंगे? सेशन तो बहुत बढ़िया था, काफी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। एक क्वेश्चन आया है मुबशिर यासीन से। जी, चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन आए। मुबशिर, कुछ लोग बोलते हैं बच्चों को मोबाइल नहीं टैबलेट लेके दो। एक ही बात है, टैबलेट मोबाइल एक ही बात है, स्क्रीन है उसके सामने। जब तक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता, आपने उसको मोबाइल और स्क्रीन नहीं देना है, टैबलेट मोबाइल कुछ नहीं देना है उसको। और प्लीज हाँ, ये अगर आप लोग पेरेंट्स हैं, आप में से कुछ, या आप लोगों के घर में छोटे बच्चे, तो कुछ चैनल्स जो आपने बच्चों को नहीं दिखाने हैं, उसमें से सबसे पहले कोको मेलन एक चैनल है, वो नहीं दिखाना है आपने बच्चों को। आपने बच्चों को वो कुछ, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गई।
आई विल टेल यू पीपल लेटर। लेकिन इस तरह के चैनल्स जैसे कोको मेलन है वो नहीं दिखाना, वो शार्क वाला सॉन्ग जो है वो नहीं प्ले करवाना, बिकॉज दीज आर वेरी फास्ट चेंजिंग कंटेंट है उसमें, और बच्चों की ब्रेन सेल्स डिस्ट्रॉय करेंगे वो। फिजा प्लीज प्लीज स्टॉप कोको मेलन। उसका कंटेंट एक तो इस्लामिक वैल्यूज के खिलाफ है, सेकंड पाकिस्तानी वैल्यूज के खिलाफ है, थर्ड वो कंटेंट एक्चुअली इतना बुरी तरह से जेनरेट किया गया है, मतलब वो लगता बड़ा हाई क्वालिटी है, लेकिन वो इस तरह से मूवमेंट्स है उसमें कि बच्चों के ब्रेन सेल्स खराब हो जाएंगे। आज के दौर में कॉमन प्रॉब्लम बच्चे संभाले या काम करें। बेटा मैंने अपने ये जो भी मुझसे ये सवाल पूछ रहा है ना, मैं उसको एक बात बोलती हूँ। बेटा मैंने अपने 15 दिन के बेबी को छोड़ के मैं काम पे गई थी, और मेरे पास मम्मा पापा घर वाले नानी नाना कोई नहीं है यहाँ पे। वो एक नैनी के साथ रहता था। 15 दिन का था मेरा बेटा एंड ही वॉज प्री मेच्योर। मैंने उसकी नैनी को बहुत स्ट्रिक्टली सिखाया है कि मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा बच्चा क्या चीज सीखे क्या नहीं सीखे। टीवी उसके सामने अगर ऑन भी होता है या वो सुन भी रहा होता है तो वो मेरे अप्रूव्ड सॉन्ग्स, नर्सरी राइम सुनता है या कुरान सुनता है, स्पेशली कुरान सुनता है वो, या कोई ऐसी चीजें सुनता है जिससे उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। मुश्किल चीज है, इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा, टीवी पे भी अगेन एक ही बात है, टीवी मोबाइल टैबलेट वो उसी तरह की चीजें हैं, लेकिन आप कंटेंट क्या चला रहे हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ओके चलें, आई थिंक अब हम, थैंक यू फिजा अगर आप मना करोगे। सो करण, शुड वी रैप अप नाउ? Yes, ma'am. Thank you very Okay. much for being here. Thank you so Such a much. wonderful session. Thank you so much. May Allah bless you all. Take care of yourselves, okay? And inshallah, I'll see you all again soon. Allah Hafiz. Sure.